हेलो गाइस, दिस इज दीपक सर। आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल सर स्टेनोग्राफी। तो ये डिक्टेशन जो 2019 का जो पेपर आ रहा है, आपका जो स्किल टेस्ट आ रहा है, उसके लिए है, जो स्टेनो वाला एसएससी का। तो डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। प्रधानमंत्री के आवास पर आयोजित जम्मू कश्मीर के नेताओं की सर्वदलीय बैठक जिस तरह लंबी खिंची, उससे यह स्पष्ट है कि सभी मसलों पर व्यापक बातचीत हुई और अच्छे माहौल में हुई। यह माहौल कायम रहना चाहिए क्योंकि उससे उम्मीदों को बल मिलता है। सर्वदलीय बैठक में हुई बातचीत से यह भी संकेत मिला कि उसमें अनुच्छेद 370 और ऐसे ही मसले उठे अवश्य, लेकिन उन पर अधिक ध्यान केंद्रित नहीं किया गया। इसका कारण भी स्पष्ट है कि अनुच्छेद 370 का मसला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है और इसका फैसला आने के पहले उस पर चर्चा का कोई लाभ नहीं। इस पर चर्चा का लाभ इसलिए भी नहीं क्योंकि किसी को इसकी उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि इस अनुच्छेद की वापसी हो सकती है। इसलिए क्योंकि यह एक अस्थायी अनुच्छेद था और पिछले कई दशकों में उसके कई प्रावधान खत्म या निष्प्रभावी हो गए थे। इस अनुच्छेद के अस्थायी स्वरूप को देखकर ही यह कहा जाता था कि वह घिसते घिस जाएगा। यह ठीक है कि उसे एक झटके में समाप्त कर दिया गया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि कोई उसकी वापसी की उम्मीद करे। यह अब एक बीती बात हो गई और उसे विसार देना ही उचित है। सर्वदलीय बैठक में जम्मू कश्मीर के विकास पर और अधिक ध्यान देने तथा उसकी समस्याओं का तेजी से समाधान करने के साथ उसके पूर्ण राज्य के दर्जे को बहाल करने एवं चुनाव कराने की मांग उठनी स्वाभाविक ही थी। इस पर हैरत नहीं कि इस मांग पर केंद्र सरकार ने सकारात्मक रुख दिखाया क्योंकि उसने अनुच्छेद 370 खत्म करते समय ही कहा था कि जैसे ही अनुकूल हालात होंगे राज्य के दर्जे को बहाल कर दिया जाएगा। बेहतर हो कि गुपकार गठबंधन जैसे कश्मीर घाटी के राजनीतिक समूह माहौल अनुकूल बनाने में मददगार बने। इसका एक लाभ यह भी होगा कि राज्य में विधानसभा चुनाव कराना आसान होगा। यदि जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दल जल्द विधानसभा चुनाव चाहते हैं तो उन्हें राज्य के परिसीमन प्रक्रिया को गति देने में सहायक बनना चाहिए। निस्संदेह परिसीमन आयोग के लिए भी यह आवश्यक है कि वह अपना काम जल्द खत्म करे ताकि जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने का रास्ता साफ हो सके। फिलहाल यह कहना कठिन है कि परिसीमन की प्रक्रिया कब तक पूरी होगी, लेकिन उचित यह होगा कि यह काम इस तरह हो कि जम्मू और कश्मीर में जो राजनीतिक असंतुलन है और जिसके चलते उनके बीच तनातनी कायम हो जाती है, वह हमेशा के लिए दूर हो सके। इसका कोई औचित्य नहीं कि अधिक क्षेत्रफल और आबादी के बाद भी जम्मू कश्मीर की विधानसभा सीटें कम हों। उत्तर प्रदेश में लक्ष्य के मुकाबले
टीकाकरण अभियान का 2 कदम आगे चलना तारीफ लायक बात है। यह जनता को आश्वस्त भी करता है कि प्रदेश सरकार तीसरी लहर के खतरों से बचाव को लेकर बेहद गंभीरता से प्रयत्न कर रही है। सरकार ने अकेले जून में ही 1 करोड़ लोगों को टीके का सुरक्षा चक्र देने का प्लान बनाया था, लेकिन 1 सप्ताह पूर्व ही इसे पूरा करा लिया गया। यही तेजी बरकरार रही तो इसी महीने 1.5 करोड़ लोगों को टीके आसानी से लगाए जा सकेंगे। यह रफ्तार आई है 21 जून से। इसी तारीख से प्रतिदिन 6 लाख लोगों को टीका लगने का लक्ष्य रखा गया था। हालांकि स्वास्थ्य टीमों ने ताकत झोंककर रोजाना 8 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई है। अगले महीने से गति और तेज की जानी है। जुलाई के पहले हफ्ते में प्रतिदिन 12 लाख और उसके बाद रोज 15 लाख लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य है। कोई उलटफेर नहीं हुआ तो जुलाई में ही करीब 3.25 करोड़ लोग जीवनरक्षक टीका लगवा लेंगे। प्रदेश में कुल 13 करोड़ लोगों को टीके लगने हैं। इनमें 9 करोड़ युवा हैं और बाकी 45 पार के। अभी तक कुल 2.88 करोड़ लोगों को टीके लग सके हैं। डॉक्टर बार-बार कह रहे हैं कि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के आसन्न खतरे से बचाव का सबसे कारगर तरीका वैक्सीनेशन ही है। फिर संक्रमण रोकने में 2 गज की दूरी और मास्क भी मजबूत हथियार बनेंगे ही। इसलिए समझदारी इसी में है कि बचाव इतना पुख्ता तरीके से हो कि इलाज की नौबत ही न आए। इसलिए सरकार ट्रायल बतौर कुछ गांवों में टीमें भेजकर वैक्सीन लगवा रही है। 1 जुलाई से प्रदेश के सारे गांवों में कैंप लगेंगे। महिलाओं, छोटे बच्चों के अभिभावकों, कर्मचारी वर्ग, व्यापार मंडल आदि के लिए भी विशेष कैंप लग रहे हैं। यहाँ लोग बढ़ चढ़कर आएं। यह जिम्मेदारी समाज और सामाजिक संस्थाओं को भी निभानी होगी। प्रभावशाली लोगों को भी संकल्पित होना होगा कि उनके पड़ोस में कोई वैक्सीन से वंचित न रहे।